हेलो एवरीवन। देखिएगा अपने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सॉलिड स्टेट में अपन को पढ़ना क्या क्या है, जिससे अपन को आइडिया रहे हाँ ये टॉपिक पढ़ने हैं। और उसमें भी जो है वो किस पे ऊपर अपन मेन फोकस करने वाले हैं वो सारी बातें देख लेते हैं। जो सबसे पहले सॉलिड में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वर्गीकरण, सॉलिड का वर्गीकरण। दूसरा पढ़ेंगे अपन ये स्पेस लैटिस, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है। स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट से। स्पेस लैटिस को बोलेंगे स्पेस लैटिस, सॉरी, त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्टिका। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, पूरा एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, ठीक है भैया। उसके बाद अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे वॉइड की, रिक्तिका क्या होती है वॉइड, और पैकिंग इन सॉलिड, सॉलिड में जो है वो पैकिंग कैसी होगी उसकी बात करेंगे। और उसके बाद अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिकों का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे डिफेक्ट, त्रुटियां क्या होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड की, ये बात करने वाले। मेजर 6 टॉपिक है, ठीक है, मेजर 6 टॉपिक है। अपना जो पहला फोकस रहेगा एक लेक्चर में अपन ये करने की ट्राई करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, ठीक है। दूसरे में एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम पढ़ेंगे दूसरे वाले लेक्चर में, और साथ में थोड़ा बहुत जो है वो वॉइड से रिलेटेड बात करेंगे। फिर पैकिंग इन सॉलिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक लेक्चर में 3, डिफेक्ट और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपन एक लेक्चर में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। 4 लेक्चर में अपन को ऑलमोस्ट इस टॉपिक को करना है, तभी अपन 3 दिन जो है वो सरफेस में बचा पाएंगे, ठीक है बात। चलो मैं सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड होता क्या है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है। ये मैंने आपको मेजर टॉपिक बता दिए, ये पढ़ने हैं अपन को। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, वो एक तो एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम रहेगा, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड नंबर जो रहेगा वो डिफेक्ट के ऊपर, बस 2 ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम और डिफेक्ट के ऊपर। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले ठोस होता क्या है। किसी भी पदार्थ की अवस्था जो है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी द्रव्य की अवस्था या किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 2 अपोजिट फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी पदार्थ की फिजिकल स्टेट की भौतिक अवस्था 2 अपोजिट कारक, 2 विपरीत कारकों पर निर्भर करती है। कौन सा? पहला होता है आकर्षण बल, जिसे अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और सेकंड जो होता है वो होती है तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। दो आकर्षण बल जो होता है वो 2 अणुओं को बांध के रखता है। तापीय ऊर्जा के कारण अणु जो होते हैं वो गति करने लगते हैं और उनकी प्लाइन करने की जो कैपेसिटी होती है, प्लाइन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखूंगा FOA का मतलब आकर्षण बल, अगर ये बहुत ज्यादा है किसके कंपैरेटिव में, थर्मल एनर्जी, तो इसका मतलब अणु एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट क्या होती है,
सॉलिड होती है, ठोस होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट जो होती है वो होती है गैस। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, किसके कंपैरेटिव में, थर्मल एनर्जी के, तो उस कंडीशन में स्टेट हो जाएगी लिक्विड। उसमें क्या हो जाएगी, लिक्विड, द्रव। ये बात समझ में आ रही। तो बेसिकली जो है वो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठोस पदार्थ की वो अवस्था है, ठोस पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें आकर्षण बल का मान तापीय ऊर्जा से बहुत ज्यादा होता है, तापीय ऊर्जा से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बात। कुछ और पॉइंट देखते हैं इनसे रिलेटेड। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखें, अगर मेरे को ऐसा बोले ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पूछा जाए क्या आएगा ठोस, द्रव और गैस में, तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें था, सॉलिड में, ठोस में, उसके बाद किसमें, लिक्विड में, और गैस में सबसे कम। ठीक है बात। थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट अपन से कोई ऐसा पूछ ले कि बताओ अंतर आणविक दूरियों का क्रम क्या होगा, अंतर आणविक दूरियों का क्रम क्या होगा, तो क्या आएगा, सुनना बात को। अंतर आणविक दूरी, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एफ, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एफ, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे जितना वीक फोर्स होगा उतनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना वीक फोर्स होगा उतनी एन की वैल्यू क्या होगी, जितना वीक फोर्स होगा उतनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें है तो दूरी सबसे कम इसमें होनी चाहिए, सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। ठीक है। अगला पॉइंट, अगर अपन से यह पूछ लिया जाए कि संपीड्यता का क्रम क्या आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। तो संपीड्यता का मतलब होता है दाब लगाने पर उसका आयतन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो संपीड्यता का क्रम, गैस की संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव की और ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। ठीक है बात, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट पे बात करें तो ठोस जो होते हैं, ठोस के अणुओं की कौन कौन सी एनर्जी होती है, मेनली ध्यान रखें। तो ठोस के अणुओं की एक तो होती है कौन सी, स्थानांतरित, स्थानांतरित ऊर्जा, और एक होती है कंपन ऊर्जा। अगर मैं ऐसा बोलूं तो वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और एक होती है ट्रांसलेटरी एनर्जी। एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी और एक होती है ट्रांसलेटरी एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेटरी। एक होती है रोटेशनल, रोटेशनल का मतलब रोटेट करता हुआ एनर्जी आती है। दो टाइप की एनर्जी होती है ठोस के अणुओं की, स्थानांतरित और कंपन ऊर्जा। कंपन ऊर्जा कैसे, ठोस का जो कण होता है वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता है, कंपन करता है, तो उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं, कंपन ऊर्जा बोलते हैं। बात क्लियर सारी, चले आगे। चलो, ये तो बात हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बात होगी। चलो आगे बात करते हैं। चले आगे बात करें। आगे अपन बात करते हैं ठोसों का वर्गीकरण। कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण।
classification of solid on the basis of arrangement of particles। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, कौन कौन से सॉलिड होंगे? कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, ये दो टाइप के सॉलिड होंगे। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दो टाइप के सॉलिड होते हैं, कणों की व्यवस्था के आधार पर जो है वो दो टाइप के सॉलिड होंगे। सुने बात को, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है तो अपन उसे क्रिस्टलीय, अदरवाइज उसे अक्रिस्टलीय। मैं इधर लिख देता हूं और इधर समझाने की ट्राई करूंगा। इधर डिफरेंस के पॉइंट लिखता जा रहा हूं कि क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या है, और इधर मैं आपको समझाता जाऊंगा। इधर तो लिख रहा हूं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय, और इधर लिख रहा हूं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस नॉन क्रिस्टलाइन को एमोर्फस भी बोलते हैं, छद्म ठोस भी बोलेंगे। अब देखते जाते हैं बेसिक डिफरेंस। देखिएगा, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जैसे रेगुलर हो, इस टाइप से, ठीक है। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो गया। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया मैंने, ये हो गया पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। ये हो गया पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर रहा हूं। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिएगा रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या? ब्लैक, ब्लू, रेड, सीक्वेंस यही रहेगी। कौन सी सीक्वेंस है? ब्लैक, ब्लू एंड रेड, बीबीआर की सीक्वेंस है। ये देखो, ब्लैक, ब्लू, रेड कंटिन्यू रहेगी, यही सीक्वेंस रहने वाली। फिर वापस ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ये सीक्वेंस रहेगी। तो इस बार रेड से स्टार्ट हुआ, रेड, ब्लैक, ब्लू, ये देख लो। ब्लू से स्टार्ट हुआ तो ब्लू, रेड, ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्लैक। अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल का तो ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर रेगुलर नहीं होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर रेगुलर नहीं होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है तो उसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस।
उसे क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ये लो, पार्टिकल का अरेंजमेंट इस टाइप से है। क्या एक निश्चित पुनरावृत्ति दिख रही है? क्या कोई आपको पैटर्न फिक्स दिख रहा है क्या कि ये पैटर्न फॉलो करने वाला है? आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि ये वाला पैटर्न फॉलो होने वाला है? नहीं, आपको ऐसा फील हो ही नहीं रहा है। कोई फिक्स ऑर्डर है ही नहीं। जब फिक्स ऑर्डर नहीं होता है तो ऐसे ठोस को क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे को क्या बोलेंगे? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बात, पहली बात समझ में आई। तो क्रिस्टलीय ठोस की बेसिक डेफिनेशन ये होगी। अगर क्रिस्टलीय सॉलिड की अगर बेसिक डेफिनेशन लिखे अपन दोनों का, फर्स्ट पॉइंट लिखे, कणों की त्रिविम में एक निश्चित पुनरावृत्ति होती है। एवं एक निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है, एक निश्चित व्यवस्था होती है। इधर कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। डायग्राम मैंने उधर बना रखा है, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अगर होती भी है तो एक शॉर्ट रेंज के लिए होगी, मतलब एक पैटर्न के लिए थोड़ी देर वो पैटर्न रिपीट होगा, उसके बाद नहीं होगा। पैटर्न रिपीट होना चाहिए तभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एक लॉन्ग रेंज के लिए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, सुने बात को, कि ये दीर्घ परास सॉलिड होते हैं, दीर्घ परास ठोस है, जबकि ये जो है वो लघु परास ठोस है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और ये जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के। ठीक है बात, चलो आगे बात देखो, आगे देखो। थर्ड नंबर पॉइंट, इनके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, इनके गलनांक निश्चित ताप होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका गलनांक जो होता है वो एक निश्चित ताप होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनके लिए अगर बात करूं तो इनके गलनांक जो होते हैं, एक तापमान की एक परास में होते हैं, तापमान की एक परास में होते हैं। समझना बात को, जैसे आइस जो है ना, बर्फ जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि इसका गलनांक एक निश्चित ताप है 0 डिग्री सेल्सियस। पॉलीथीन जो है ना वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पॉलीथीन कैसा है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उसका तापमान, उसके गलनांक जो होता है ना वो एक फिक्स टेम्परेचर पर नहीं गलता है, वो एक तापमान की परास के अंदर गलेगा, तो इसलिए उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इनके कूलिंग कर्व दिखते हैं। इसका जो कूलिंग कर्व होगा, कूलिंग कर्व बोले तो शीतलन वक्र, असतत होता है। और इनके लिए बात करोगे तो शीतलन वक्र जो होता है वो सतत होता है। कैसा होता है? सतत होगा। बना के बताता हूं। असतत का मतलब होता है, इसे अपन बोल सकते हैं नॉन स्मूथ।
और इनका सतत होता है, इसका मतलब होता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब फ्री हैंड चल सकते हो। जैसे इधर आपने ये बना रहा हूं, कूलिंग कर्व बनाना है, कूलिंग कर्व बनाना है। इधर टेम्परेचर रखते हैं, इधर टेम्परेचर रखते हैं। मैं इधर से ऐसे आ रहा हूं, यहां पे मान लो गैस था, तो यहां पे गैस और लिक्विड दोनों रहेगा। यहां इस वाले पॉइंट पे गैस है, तो इस वाले पॉइंट पे गैस और लिक्विड दोनों रहेंगे। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जो होगा वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, अब लिक्विड है। इस वाले पॉइंट पे जो है, इस वाले पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड दोनों होंगे, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे होगा जो ओनली फॉर सॉलिड होगा। टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो गैस गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में फिर सॉलिड में। यह अवस्था परिवर्तन ऐसे होता है। ठीक है बात। कूलिंग कर्व जो है असतत है। असतत का मतलब क्या, यहां तक आए फिर रुके, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ की, फिर रुके, फिर ऐसा है, फिर रुके। अगर पेन रुकता है इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर पेन रुक रहा है इसका मतलब ये हो गया कि असतत है, नॉन स्मूथ है। और अगर पेन ऐसे चल गया, अगर पेन ऐसे चल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये असतत है, सॉरी सतत है। इसका मतलब क्या हो गया, स्मूथ है, पेन डायरेक्टली चल गया, रुका कहां। ठीक है बात। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इनको हटा दूं इधर से। फिफ्थ नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, एन आइसोट्रोपिक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक आइसोट्रोपिक होते हैं। अब बात आती है समदेशिक और विषमदेशिक का मतलब क्या होता है। समदेशिक और विषमदेशिक का मतलब क्या होता है, सुने बात को। यदि किसी भौतिक गुणधर्म के मान, यदि किसी भौतिक गुणधर्म के मान, कौन कौन से भौतिक गुणधर्म हो सकते हैं, सुने, कौन कौन से भौतिक गुणधर्म हो सकते हैं। तापीय एवं विद्युत चालकता, तापीय एवं विद्युत चालकता पहला। ठीक है। अपवर्तनांक, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बोल सकते हैं अपन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को यांत्रिक सामर्थ्य। किसी भौतिक गुणधर्म के मान अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, तो उसे विषमदैशिक कहते हैं। और सेम प्राप्त होते हैं तो, समान प्राप्त होते तो उसे अपन क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। कैसा बोलेंगे, समदैशिक। ऐसा क्यों होता है, दो एक्चुअल में क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग आएगा। पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग आएगा तो उनके भौतिक गुणधर्म भी क्या आने चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, तो उसे तो बोलेंगे अपन विषमदैशिक। अब क्या होता है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल रैंडमली अरेंज होता है। पार्टिकल रैंडमली अरेंज होता है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, अगर पार्टिकल रैंडमली अरेंज होता है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सभी दिशाओं में जो है वो एवरेज वैल्यू सेम आएगी। एवरेज वैल्यू सेम आएगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, समदैशिक। ठीक है, सुने बात को, नेक्स्ट आगे बात बोले। ये जो पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को जो है वो
द्रव को धीमे धीमे ठंडा करके बनाया जाता है, स्लोली कूलिंग है, ठंडा करके बनाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो आएगा वो द्रव को तेज ठंडा करके फास्ट कूलिंग, फास्ट कूलिंग करके बनाया जाता है। ये बात है। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस हो गए 6। ठीक है, एक बात ध्यान रख ले, मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो आप नोट कर लेना कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है वो एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं, या फिर इनको जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें किसका गुणधर्म होता है, इट इज टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी ऑफ फ्लो, इनमें बहने का गुणधर्म होता है। किसका गुणधर्म होता है, बहने का गुणधर्म होता है, फ्लो करने का गुणधर्म होता है। ठीक है, इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को, उसका रीजन इनमें बहने का गुणधर्म होता है। बात करें आगे, चलो एग्जाम्पल की बात करके फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, चलो दो पहले एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से होंगे, क्रिस्टलीय ठोस के। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, आयनिक ठोस, आयनिक यौगिक, ठीक है एक तो। सेकंड नंबर सहसंयोजक ठोस है कोई, वो भी इसका एग्जाम्पल होगा। तीसरा अगर कोई आणविक ठोस है तो वो भी इसका एग्जाम्पल होगा, अभी मैं लिखूंगा एग्जाम्पल सब। अगर कोई धातु है तो वो भी इसका एग्जाम्पल होगा। और एक मैं बोल रहा हूं क्वार्ट्ज, क्या बोला मैंने, क्वार्ट्ज। ठीक है, अक्रिस्टलीय के कौन कौन से होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल जो है वो एक तो जितने भी बहुलक लिखे हुए आते हैं ना, पॉलीमर, बहुलक पॉलीमर, वो सब इसके एग्जाम्पल है। अब आपको अगर पॉलीमर के एग्जाम्पल अगर मालूम है ऑर्गेनिक वाले तो काम चल जाएगा यहाँ पे। और दूसरा ग्लास, कांच का जो ग्लास होता है वो। ठीक है, ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस है, सुपर कूल लिक्विड है, फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए जब ग्लास पूरा ना हो जाता है तो वो फ्लो कर जाता है। तो बॉटम पे जो होता है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है ऊपर के कंपेरेटिव में। क्यों, मैटर फ्लो कर जाता है ना नीचे, मैटर नीचे फ्लो कर जाएगा तो ऊपर से तो पतला हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है बात, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही देने वाला हूं, पहला क्वेश्चन यही देने वाला हूं। ठीक है, आपको कुछ दे रखे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस
को पहचानिए। कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, आइडेंटिफाई करना। क्रिस्टलीय है तो सी लिख दे, अक्रिस्टलीय है तो नॉन क्रिस्टलाइन का एनसी लिख दे। पहला कॉपर, दूसरा फाइबर ग्लास, तीसरा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट पीवीसी, अगला एग्जाम्पल KNO3, अगला एग्जाम्पल टेफ्लॉन, अगला एग्जाम्पल टेफ्लॉन हो गया। नेक्स्ट यूरिया, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, एक नेफ्थालीन, नेफ्थालीन जो कपूर की गोली होती है नेफ्थालीन बोलते हैं जिसे अपन। कॉपर धातु है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फाइबर ग्लास, ग्लास आ गया ना, नॉन क्रिस्टलाइन है। बेंजोइक एसिड आणविक ठोस है, आगे आने वाला क्रिस्टलाइन। पीवीसी पॉलीमर है, नॉन क्रिस्टलाइन। आयोनिक यौगिक क्रिस्टलाइन। टेफ्लॉन नॉन क्रिस्टलाइन। यूरिया क्रिस्टलाइन। नेफ्थालीन क्रिस्टलाइन। पहचान लोगे? बोलो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब अपना क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में बेसिकली डिफरेंस आ गए। अब अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलीय ठोस पे। तो अब अपन नेक्स्ट हेडिंग लगा रहा है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्या हेडिंग लगा रहे हैं? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, चार टाइप के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसका जो बेसिक आइडिया है ना कि कहां से क्लासिफाई किया है, वो बेसिक आइडिया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। क्या है बेसिक आइडिया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंतर आणविक बल क्या लग रहा है? अंतर आणविक बल जो होता है ना वो केमिकल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? केमिकल बॉन्ड। दो कणों को, दो परमाणुओं को आपस में होल्ड करके या दो अणुओं को आपस में जो होल्ड करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे उसे ही अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। अंतर आणविक बल जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। केमिकल बॉन्ड चार टाइप का होता है। कौन कौन सा? आयनिक, तो ये लो आयोनिक। तो एक तो होता है आयोनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, ये लो। दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड, ये कोवेलेंट सहसंयोजक ठोस। तीसरा जो होता है वो होता है धात्विक ठोस, ये लो धात्विक ठोस, मेटलिक सॉलिड। और चौथे टाइप का जो सॉलिड होता है, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं, और चौथे टाइप का जो सॉलिड होता है वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। आणविक ठोस, ये चार टाइप के सॉलिड होते हैं। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं आप। कोवेलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। इसको मेटलिक या फिर अपन बोलेंगे धात्विक ठोस। ये बेसिकली चार टाइप के सॉलिड है। ठीक है, अपन इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि हाँ क्या क्या पॉइंट होने चाहिए और क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होनी चाहिए। उन सब की बात
करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो देखें चलो एक एक पॉइंट की बात करते हैं, एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अंतर आणविक बल क्या है। आयनिक ठोस है तो अंतर आणविक बल सीधी सी बात है, आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बंध, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं या स्थिर वैद्युत की बल, स्थिर वैद्युत की बल ये होगा। कोवेलेंट सॉलिड है तो इसके अंदर सहसंयोजक बंध लगा हुआ होगा यौगिकों के बीच में। इसमें धात्विक होगा, इसमें या तो होगा वॉन्डरवॉल या हाइड्रोजन बॉन्ड, जो वीक फोर्स होता है, या तो वॉन्डरवॉल फोर्स होगा या हाइड्रोजन बंद होगा। ठीक है बात। चले आगे, सेकेंड नंबर पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करें तो अवयवी कण क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होंगे इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होंगे। देखो सीधी सी बात यह है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात कर रहे हो तो सुनते जाना। आयनिक बंध जो होता है वो किस किस के बीच में लगता है, धनायन और ऋणायन। अलग अलग तत्वों के धनायन एवं ऋणायन के मध्य ये इसके होते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है बात। सहसंयोजक यौगिक, एक ही तत्व या अलग अलग तत्व, एक ही तत्व या अलग अलग तत्व के परमाणुओं के मध्य, ये रहेगा। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के मध्य लगेगा। अब ये एक ही तत्व और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के मध्य मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। धात्विक बंध में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो सुनना ढंग से। अब एक तो होता है अपन बोलते हैं कर्नेल, क्या बोलते हैं, कर्नेल एवं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के मध्य, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं इन सबको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इसमें जो रहेंगे वो रहेंगे अणुओं के मध्य। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे, अणु रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं कि ये एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु के मध्य कैसे होगा। हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में लग रहा हूं, हो सकता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में लग रहा हूं। ठीक है बात। कर्नेल क्या होता है, अगर जैसे कोई धातु है, सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो एक मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो स्पीसीज बचती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो स्पीसीज बचती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इस घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं, डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धात्विक क्रिस्टल इस टाइप से होगा, ये Na+ होगा, कोई अकेला Na+ नहीं है, खूब सारे Na+ है। ये देखो खूब सारे Na+ है इस टाइप से। जब खूब सारे Na+ है तो ये देखो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, ये लो। ये कोई गारंटी नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी सोडियम का है, नहीं, ये इसका भी हो सकता है, घूम रहा है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई बात समझ में, बोलो। चलो ये दो बातें हुई। नेक्स्ट और सुने, नेक्स्ट बात सुने। मेन तो डिफरेंस के ये दो पॉइंट रहेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर बोले अपन इनके गलनांक क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा,
मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इनके गलनांक हाई होते हैं, इनके गलनांक क्या होंगे, हाई होंगे, इनके वेरी हाई होंगे, इनके भी हाई होते हैं, इनके गलनांक जो होते हैं वो लो होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब इनके ऑर्डर भी बता दूंगा कि ये गलनांक का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा इन सब के लिए। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के फिर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता के फिर एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं जिसके बारे में भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा। ठीक है, सुने बात, फोर्थ नंबर एक्स्ट्रा पॉइंट और फिफ्थ नंबर अपन बात कर लेंगे एग्जाम्पल की, या मैं पहले एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं फिर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेंगे। इसके 5 एग्जाम्पल फेमस है, याद रखने हैं। कौन से 5 एग्जाम्पल, कौन से 5 एग्जाम्पल जिनके अपन स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं, NaCl, सीजियम क्लोराइड, ZnS, CaF2 और Na2O, ये 5 एग्जाम्पल है। ठीक है, खूब सारे जितने भी आयोनिक यौगिक होते हैं वो सारे ये होंगे। अब आयोनिक यौगिक के गुणधर्म कौन से होते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म ये होते हैं कि ठोस अवस्था में कुचालक, ठोस अवस्था में कुचालक इंसुलेटर, जबकि जबकि गलित या विलयन में सुचालक। ठीक है, भंगुर होते, जितनी भी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी वो सारी इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये कुचालक होते हैं, मेनली कुचालक होंगे। अपवाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल समझे, इसके एग्जाम्पल देखना आप, इसके एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट, डायमंड, दो ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन है तो एक ही तत्व, डायमंड में भी कार्बन कार्बन, SiO2, SiO2। ठीक है, SiC कार्बोरंडम, बोरोन नाइट्राइड BN, ये सारे इसके। SiO2 तो भैया फेमस है, SiO2 क्या फेमस है बताता हूं। SiO2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बनने वाला है इसका, ये इस टाइप से, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें सिलिकॉन का जो संकरण है वो sp3 है, न कि sp, ये बात ध्यान रखिए, CO2 का sp होता है। ठीक है, धात्विक सॉलिड विद्युत के चालक होते हैं सारे, धातु तो विद्युत के अच्छे चालक है। ठीक है, एग्जाम्पल सभी धातुएं, सभी धातुएं। ठीक है, अगली बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के। अगर अणुओं के मध्य क्या लग रहा है, अगर अणुओं के मध्य क्या लग रहा है, वॉन्डरवॉल या हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, जैसे H2O हो गया आइस, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। HCl, तो HCl और HCl के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, सॉल्यूशन में पढ़ा दिया था, डाइपोल डाइपोल का, तो डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूलर सॉलिड है। P4 हो गया, S8 हो गया, I2 हो गया, ये सारे जो है वो वंडरवॉल बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करना आना चाहिए बस। ये आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो गई। ठीक है, नोट करें। फिर अपन आगे बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करते हैं आगे अब आ रहे यूनिट सेल वगैरह, एग्जाम्पल मालूम चल गया बस। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं।
हाँ नेक्स्ट देखो, स्पेस लैटिस की बात करते हैं। स्पेस लैटिस, स्पेस का मतलब हो गया त्रिविम जालक। त्रिविम जालक छोटी छोटी डेफिनेशन है समझने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बोला है कि अपन जीरो से बात कर रहे हैं और लास्ट तक पहुंचना अपन को, ठीक है। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? त्रिविम में बिंदुओं का या बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था को, एक निश्चित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। द रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स, या निश्चित व्यवस्था को या बिंदुओं की एक निश्चित पुनरावृत्ति को त्रिविम जालक कहते हैं, ठीक है। सुने बात को, अगर जैसे ये इस टाइप से अगर एक फिक्स अरेंजमेंट हो रहा है, ये पार्टिकल्स का अगर फिक्स अरेंजमेंट हो रहा है, ये देखो अगर ये पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट हो गया इस टाइप से, एक निश्चित पुनरावृत्ति है पॉइंट्स की, ये देखो इस टाइप से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस बोलते हैं ये इस टाइप से। वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे वैसे भी, तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना। मैं लिख रहा हूं तो ये आपको समझ में भी आना चाहिए स्पेस लैटिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अपन को तो मालूम रहे कि ये वर्ड यूज में लेता है, तो इन बिंदुओं को जो है ना, जिनसे त्रिविम जालक मिलके बना हुआ होता है, इन बिंदुओं को जो है अपन, इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या फिर जालक बिंदु। क्या बोलोगे भैया? लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु, ठीक है। इनको हमेशा आइडियल एनवायरनमेंट मिलेगा, एक जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। इन बिंदुओं को मैं ऐसा लिख देता हूं, इन बिंदुओं को, इन लैटिस पॉइंट को, इन बिंदुओं को सदैव समान परिवेश या पर्यावरण मिलता है। इसका मतलब क्या है? सुनना बेटा ढंग से, इसका मतलब क्या है? अभी तक अपन ने बात कर ली क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, सॉलिड वगैरह की, तो अपन ने पढ़ा ना क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। सुने बात को, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के देखो, जैसे मान लो ये सारे लैटिस पॉइंट ही है, जैसे ये वाला पार्टिकल अपन ने टारगेट किया, तो आपको इसका लग रहा है इसके राइट में एक है, इसके लेफ्ट में एक है, इसके टॉप में एक है, इसके बॉटम में एक है, यही तो बात हुई। तो मैंने कहा सबको ये एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपके सबको ऐसा कैसे मिल रहा है ये बताओ। इस वाले पॉइंट को लो, इसके लेफ्ट में है, राइट में है, टॉप में, बॉटम में तो है ही नहीं। मैंने कहा मैंने तो इसमें से कुछ पार्ट कट किया हुआ है, ये तो आगे चल रहा है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मैंने तो सिर्फ इतना सा देखा है, या आगे चल रहा है। तो लैटिस पॉइंट को हमेशा कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा? आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है बात। चले आगे, तो लैटिस, स्पेस लैटिस समझ में आ गया। त्रिविम में बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था को या एक रेगुलर इंटरवल में रिपीटेशन को अपन क्या कहते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल जालक डेफिनेशन बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। यदि यदि त्रिविम जालक में, यदि त्रिविम जालक में जालक बिंदुओं को, जालक बिंदुओं को परमाणु, अणु या आयनों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो
तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला है यदि त्रिविम जालक में आपने जालक बिंदुओं को क्या कर दिया, किसी परमाणु, अणु या आयनों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे क्या कहता है, क्रिस्टल जालक। रियलिटी में डेफिनेशन ये हो सकती है कि 3 डायमेंशन में त्रिविम में परमाणु, अणु या आयनों की एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति को अपन क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति से जिस पैटर्न का निर्माण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। आ रही बात समझ में, बोलो। अब जैसे सुने, मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये रिप्लेस कर दिया, इस वाले पॉइंट को अपन ने रिप्लेस कर दिया Na+ के थ्रू, ये लो। तो इसके पास वाले पॉइंट को मैंने रिप्लेस कर दिया ऐसे Cl- के थ्रू। ये लो, एक फिक्स पैटर्न बन गया। देखो कोई भी 2 Cl पास में नहीं है, कोई भी 2 Na पास में नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा। ये देखो, जब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगेगा तो इसे अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। ठीक है, चले आगे बात। चलो, क्रिस्टल लैटिस हो गया, स्पेस लैटिस हो गया। नेक्स्ट यूनिट सेल इकाई कोष्टिका। मैं बार बार अब आगे यूनिट सेल ही बोलूंगा, एक बार लिख रहा हूं इकाई कोष्टिका, है ना। यूनिट सेल बोलना कितना आसान है एज कंपेयर टू इकाई कोष्टिका के। ठीक है, यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। मैंने कहा है कि एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑन रिपीटेशन ऑफ दिस कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। मैं ये बोल रहा हूं कि एक क्रिस्टल जालक की एक सूक्ष्मतम इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का क्या हो जाता है, निर्माण होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। बात सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे अपन एक दीवार बनाते हैं तो ये इस टाइप की बनी हुई होती, ये इस टाइप से ब्लॉक लगे हुए होते हैं, यही तो बात होती है। हाँ, ये इस टाइप से बनी हुई, ये दीवार बनी हुई है, ये इसके सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है ये वाली, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, यूनिट सेल है। समझ में आ रही बात। तो यूनिट सेल एक वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसकी अगर आप बार बार पुनरावृत्ति करते हो तो किसका निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। मैं एक बात बोलूं, एक दीवार जो होती है वो पूरा का पूरा क्रिस्टल है आपके लिए, और उसमें लगी हुई एक ईंट जो है वो यूनिट सेल होती है। अब आप पूरे दीवार के घनत्व की बात करो या एक ईंट उसमें से निकाल के घनत्व की बात कर लो, सेम बात आएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यूनिट सेल के गुणधर्म वही होते हैं जो क्रिस्टल जालक के होते हैं। तो यूनिट सेल की, मैं ऐसा बोल सकता हूं, यूनिट सेल के गुणधर्म वही होते हैं जो क्रिस्टल जालक के होते हैं। तो अगर मेरे से कभी पूछे कि बताओ इस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या आएगी, तो मैं तो क्या करूंगा, यूनिट सेल की डेंसिटी को क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। बात सेम ही है, मैं यूनिट सेल की डेंसिटी को क्या करूंगा,
कैलकुलेट कर लूंगा। बात क्लियर है? चले आगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के ऊपर। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दो टाइप की यूनिट सेल होती है। यूनिट सेल के प्रकार, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, सरल इकाई कोष्टिका। इंग्लिश वर्ड ध्यान रखें, बहुत आसान रहेगा। प्रिमिटिव सरल इकाई कोष्टिका, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, इस प्रकार की यूनिट सेल में अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन, अवयवी कण केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। केवल कहां पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। अगर आपने कोई स्क्वायर यूनिट सेल बनाई, एक स्क्वायर बनाया, तो उस स्क्वायर के कॉर्नर पे ही उपस्थित होंगे, तो उसे बोलेंगे प्रिमिटिव या सरल इकाई कोष्टिका। दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, असरल, ठीक है, इकाई कोष्टिका। आप तो इंग्लिश वर्ड ध्यान रखें, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव की डेफिनेशन में मैं ये बोलूंगा, इस प्रकार की यूनिट सेल में अवयवी कण कोने के साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में कहां पे होगा? केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किससे बनेगी? कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, मतलब प्रिमिटिव तो बनना ही है, प्रिमिटिव से ही बनानी है, कॉर्नर पे रखना है, उसके बाद कहां पे रखना है आपको? सेंटर पर भी रख सकते हो। तीन टाइप की होती है ये, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तीन टाइप की होती है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी बात करते हैं? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आगे अपन को हेल्प करने वाले हैं। मैं देखो बिल्कुल जीरो से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको सिंपल से क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं हो, क्योंकि पिछले 2 साल का पैटर्न यही शो कर रहा है, पेपर बहुत सिंपल आ रहे हैं। चले, कौन कौन से तीन टाइप होंगे देखते जाइएगा। फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित, हिंदी में बोला जाएगा, तो हिंदी वर्ड थोड़े से यहाँ डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। काय केंद्रित इकाई कोष्टिका, ठीक है भैया, बोलो। अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस बॉडी सेंटर पे भी होगा, और किसी भी बॉडी का सेंटर हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। जैसे ये मेरी कंप्लीट बॉडी है, तो मेरे बॉडी का सेंटर कहीं यहाँ पे है ना, तो बॉडी का सेंटर हमेशा एक होता है। अगर आपका रूम पूरा एक अगर बॉडी हो, तो उसका एक सेंटर कहीं न कहीं होगा बीच में पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो बॉडी का सेंटर तो हमेशा एक ही होता है, तो कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे, ठीक है। सेकेंड नंबर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका,
फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका में कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस कहां पे होगा, फेस सेंटर पे। कहां पे होना चाहिए, फेस सेंटर पे भी होगा, ठीक है। और थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस 2 अपोजिट फेस सेंटर, दो विपरीत फलक केंद्र। अभी मैं सब समझाऊंगा फलक केंद्र वगैरह क्या होते हैं, यहां तक बात समझ में आई। तो अगर आपसे पूछ ले एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल कहां पे होते हैं, अवयवी कण कहां पे होते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कॉर्नर पे है और दो अपोजिट फेस सेंटर पे है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पूछ ले तो कॉर्नर पे है प्लस फेस सेंटर पे है। बॉडी सेंटर में पूछ ले तो कॉर्नर पे है प्लस बॉडी के सेंटर पे। चले बात आगे, ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, स्पेस लेटिस, क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल की बात कंप्लीट हुई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बात देखो, चले आगे बात करें क्रिस्टल जालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। पहला वन डायमेंशन लेटिस, 1D लेटिस, लेटिस। बात सुनना ढंग से, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को क्रिस्टल लेटिस के टाइप देखने हैं। वो टाइप डिपेंड करता है, वो टाइप क्या करता है, डिपेंड करता है कि पैरामीटर कौन कौन से ले रहा हूं। मेरे पास दो पैरामीटर हो सकते हैं, एक तो दूरी का पैरामीटर हो सकता है डिस्टेंस पैरामीटर, एक हो सकता है एंगल का पैरामीटर, कोण का पैरामीटर। सुने बात को, मेरे को वन डायमेंशन में ही बात करनी है, ठीक है। ये वन डायमेंशन, बेटा सुनना ढंग से, ये वन डायमेंशन है, ये एक डायमेंशन में चल रहा हूं मैं। ये अगर आपको दिख रहा है तो ये एक डायमेंशन चल रही है एक्स, ये चलेगी वाई और जेड ऐसे बाहर आएगी, ठीक है बात। ये ऐसे होगा, ये एक्स डायरेक्शन बोला मैंने, ये जो ऐसे जा रही एक्स डायरेक्शन, ये ऊपर वाली एक वाई डायरेक्शन आ गई और ये जेड डायरेक्शन आएगी। ये बात समझ में आ रही। मेरे को वन डायमेंशन में ही बनाना, मतलब ऐसे ही चल रखने, तो ऐसे ही रखने। तो बताओ कौन कौन से पैरामीटर काम करेंगे, बताओ। डिस्टेंस पैरामीटर काम करेगा, कितने डिस्टेंस पैरामीटर होगा, एक ही होगा। क्यों, एक्स एक्सिस पे y0 z0, तो एक ही डिस्टेंस पैरामीटर आएगा x का। y एक्सिस पे लूंगा तो y पैरामीटर एक आएगा, या z एक्सिस पे लूंगा तो z पैरामीटर एक ही आएगा। और अगर आपको एंगल बनाना है तो दो डिस्टेंस के पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर तो एक ही है, ठीक है। तो 1D लेटिस के अंदर, 1D लेटिस के अंदर कितने पैरामीटर होंगे, प्रचालक बोलते हैं पैरामीटर को, प्रचालक कितने होंगे, तो मैं बोलूंगा एक ही पैरामीटर है, वो है डिस्टेंस पैरामीटर, दूरी प्रचालक, डिस्टेंस पैरामीटर, और वो भी कितना, एक, ओनली 4। और इसमें इस 1D लेटिस में किस टाइप से बन सकता है, 1D लेटिस में किस टाइप से बन सकता है स्ट्रक्चर, देखो अगर 1D डायमेंशन में मैं बात करूं तो किस टाइप से बन सकता है, ये इस टाइप से बन सकता है, बस ये बनेगा, बस ये इस टाइप से क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। सेकेंड नंबर बात करते हैं 2 डायमेंशन में, 2D लेटिस। 2D लेटिस में क्या हो सकता है, मैं बोलूंगा पैरामीटर कितने हैं इसके अंदर, इसके अंदर पैरामीटर है 2, एक डिस्टेंस और एक एंगल पैरामीटर। डिस्टेंस के कितने पैरामीटर है, 2 डायमेंशन में चल रहा हूं तो 2 पैरामीटर होंगे, और एंगल का कितना पैरामीटर होगा, एक। टोटल पैरामीटर कितने हो गए, 3। 2 डिस्टेंस के हो गए, एक एंगल पैरामीटर हो गया, टोटल पैरामीटर कितने हो गए, 3। ये बात समझ में आ रही है। चलो
अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो देखो पार्टिकल का अरेंजमेंट किस किस टाइप से हो सकता है और कौन कौन सी यूनिट सेल बनेगी। ये लो भैया, ये लो। सबसे पहले ये बन गया स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट सेल हो गई। स्क्वायर 2 डायमेंशन लेटिस हो गया। इसके अंदर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर a बराबर b होगा और थीटा बराबर क्या होगा 90। अपन को ये ध्यान रखने होते हैं कि a बराबर b है और थीटा बराबर 90। वहां पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा a बराबर b और थीटा बराबर 90 में कौन सा 2 डायमेंशन लेटिस होता है, तो स्क्वायर लेटिस हो जाएगा। ठीक है, a is not equal to b, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेक्टेंगल होगा, आयताकार होगा। a इज नॉट इक्वल टू b, थीटा इज इक्वल टू 90, रेक्टेंगल है। ठीक है, बात आगे बात करो। एक तो ये यूनिट सेल बन गई, एक ये यूनिट सेल बन गई, इसका नाम है पैरेललोग्राम और इसका नाम है रोम्बस। पैरेललोग्राम और रोम्बस बन गए। पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है बात। अब इसके अंदर जो है वो अपन लिख देते हैं, रोम्बस के अंदर a बराबर b तो होगा लेकिन थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। इसमें a बराबर b भी नहीं है और थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ये पैरेललोग्राम हो गया। 4 यूनिट सेल बन गई। 5वीं यूनिट सेल थोड़ा डिफरेंट वे में बना रहा हूं, 5वीं यूनिट सेल थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना रहा हूं। ये लो, पॉइंटों का अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दिया लेकिन है तो क्रिस्टल लेटिस। ठीक है ना, क्योंकि क्रिस्टल लेटिस क्या, ये पूरी मिला के एक लेयर बनेगी। इस लेयर का रिपीटेशन हो रहा है, देखो हो रहा है। अब यूनिट सेल कौन सी ले रहा हूं देखना, क्या बन गया, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यूनिट सेल बनेगी इसके अंदर, हेक्सागोनल क्रिस्टल लेटिस बनेगा जिसमें a बराबर b होगा, थीटा बराबर कितना होगा 120। a बराबर b होगा, थीटा बराबर क्या होगा 120 हो जाएगा। ठीक है बात, बोलो। ये बात हो गई, a बराबर b, थीटा बराबर 120। तो 2 डायमेंशन में ध्यान रखना है, 2D लेटिस 5 टाइप के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और हेक्सागोनल। नेक्स्ट बात करते हैं 3D लेटिस की। 3D लेटिस में कितने पैरामीटर चाहिए वो बात कर लेते हैं पहले तो, उसके बाद होते कौन कौन से वो बात करेंगे। ठीक है, 3D लेटिस कौन कौन से है, पैरामीटर की बात कर लेते हैं पहले। कौन कौन से पैरामीटर है, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, डिस्टेंस और एंगल 2 पैरामीटर होंगे। डिस्टेंस पैरामीटर भी है और एंगल पैरामीटर भी है। अच्छा, डिस्टेंस इस बार 3 डायमेंशन में तो एक्स, वाई और जेड तीनों पैरामीटर काम करेंगे। डिस्टेंस के कितने पैरामीटर होंगे 3, और एंगल के भी कितने पैरामीटर होंगे 3। ये तो होगा ए बी सी, ये होगा अल्फा बीटा एंड गामा। यहां पे चल रहा था ए एंड बी एंड थीटा।
तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए, डिस्टेंस और एंगल के मिला के 6 पैरामीटर। ठीक है बात। अब मैं बात करता हूँ 3D लैटिस होते कौन कौन से। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बना जाता है, टेस्ट वगैरह में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 3D लैटिस में कौन कौन से होते हैं, उनके लिए ABC और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा। थ्री डी लैटिस की बात कर रहा हूं। नाम यूनिट सेल के इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में याद रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं भी बता दूंगा कि हिंदी में भी कैसे उल्टे सीधे नाम है। एकंताश, विषम विषम लंबाक्ष, ये ऐसे नाम आएंगे। 3D लैटिस की बात करते हैं। 3D लैटिस इधर बात कर रहा हूं, क्रिस्टल लैटिस कौन सा है, एक पूरी टेबल बनवा रहा है। ये क्रिस्टल लैटिस क्या है, मतलब कौन सा क्रिस्टल लैटिस होगा। ठीक है, सबसे पहले 7 क्रिस्टल लैटिस आने वाला है। ये लो 7 क्रिस्टल लैटिस है। ये 7 क्रिस्टल लैटिस हो गए। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी सी में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में बात करें। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, याद करवा दूंगा, ज्यादा माताबची नहीं करनी है आपको। ठीक है, इसकी यूनिट सेल कौन कौन सी होगी। और लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सबके सबसे लास्ट में लिखूंगा। ठीक है, दो याद करने का तरीका क्या, सबसे पहले देखिए आपको भी ऐसे ही लिखना है, CTORHMT, पहले वर्ड ये याद रखे। दो इसको याद कैसे किया मैंने, ये हो गया सीटी, सीटी बजाने का मतलब समझते हो ना, सीटी OR को मिलाया तो और बजाई। सीटी अगर आपने बजाई और किसी ने देख लिया और फिर आपको अगर पिटाई कर दी तो H का मतलब हॉस्पिटल, सीटी और बजाई तो हॉस्पिटल। एक नहीं, कितनी बार जाना पड़ेगा, 3 बार जाना पड़ेगा। एक को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, मोनो। एक को क्या बोलते हैं, मोनो, तो ये हो गया मोनो क्लिनिक। बोलो, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, ये लो ट्राई क्लिनिक। हॉस्पिटल है H तो हेक्सागोनल, क्या है, हेक्सागोनल। R है तो रोम्बस, O है तो ऑर्थोरोम्बिक, C है तो क्यूबिक। ठीक है, और ये है ट्राइगोनल। क्या हो गया, ट्राइगोनल। बात समझ में आ रही है, बोलो। ये ट्राइगोनल क्यों होगा भैया, ये होगा टेट्रागोनल। और
रोम्बोहेड्रल का जो नाम है वो दूसरा नाम है ट्राइगोनल, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। इसी सीक्वेंस में याद रखें। देखो आपको अगर पहले से याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं याद है और आप कंफ्यूज हो जाते हो तो मैंने पहले वर्ड लिख दिए सिटी और बजाई तो हॉस्पिटल, एक नहीं 3 बार जाना पड़ेगा, तो CTORHMT लिख दो, अपना नाम आ जाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। यहाँ A बराबर B बराबर C, तीनों बराबर। अब एक बराबर मत करो, अब दोनों बराबर मत करो। दो पहली बार में तीनों बराबर, फिर एक हटा दिया बराबर में, फिर दोनों हटा दिए, फिर कॉपी पेस्ट कर दो एट इट इज। कॉपी पेस्ट किया तो A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर नॉट इक्वल टू C, कॉपी पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट तो 3 याद किया, अपना सीक्वेंस से याद हो गए। और इसमें तो बराबर है ही नहीं, इसमें ना तो ट्राइक्लिनिक में ना तो ABC बराबर होता है ना अल्फा बीटा गामा बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अल्फा बीटा गामा के रिलेशन की। अल्फा बीटा गामा बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। 3 बार रिपीट कर दो इसको। चौथी बार भी अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 कर दो, नॉट इक्वल टू 90 कर दो। हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा 90 तो है और गामा कितना है 120। गामा कितना रखना है 120 रखना है। ये हो जाएगा किसका, हेक्सागोनल का। ठीक है, इसमें जो है मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा बराबर है 90 के, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 के, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बात आ रही समझ में? बोलो बोलो भैया। ये सारे रिलेशन हो गए। तो रिलेशन याद करना कितना आसान है। 3 बार अल्फा बीटा गामा बराबर 90, चौथी बार भी बराबर है नॉट इक्वल टू 90। हेक्सागोनल में मालूम है एक एंगल जो होगा 120 का होगा, बाकी अल्फा बीटा 90 कर दिया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें अल्फा गामा 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अब ये टाइप ऑफ यूनिट सेल, इसके अंदर एक फोन नंबर याद रखना है। कौन सा फोन नंबर? जैसे अनिल कपूर की मूवी गाना था ना 1 2 का 4, तो 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 4 की जगह 3 2 का 4 11 2 1, ये एक फोन नंबर है, ये एक फोन नंबर है 3 2 4 11 2 1। अब ये 3 का मतलब क्या है? देखो ये यूनिट सेल बतानी, मैंने 4 यूनिट सेल बताई थी ना, एक प्रिमिटिव का P, बॉडी सेंटर का B, एफ सेंटर का F और एंड सेंटर का E वर्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैंने पहले भी बोला था प्रिमिटिव से तो बनी हुई होनी चाहिए, तो जहां जहां पे एक है ना वहां तो प्रिमिटिव लिख ही दो आप। ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, इसमें एक प्रिमिटिव तो होगी, एक प्रिमिटिव है, एक प्रिमिटिव है, एक प्रिमिटिव है। अब इसमें चारों है तो बॉडी सेंटर भी होगा, एफ सेंटर भी होगा, एंड सेंटर भी होगा। ये लो काम हो गया ना, चारों यूनिट सेल आ गई। इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया। अब बच्चा किसमें? इसमें, इसमें और इसमें। ये तो अपन पढ़ने वाले क्यूबिक यूनिट सेल, तो फेमस है, बॉडी सेंटर भी होता है और एफ सेंटर भी होता है। यही बात हुई। अब इसके अंदर ध्यान रखे बी आएगा और इसके अंदर ई आएगा। कहां गया? ये लो, पी और ई आएगा। ठीक है बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? एग्जाम्पल की। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है NaCl, ZnS और कॉपर है। NaCl, ZnS और कॉपर। मैं एग्जाम्पल अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज लोड लेके एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, पूछे ये जाता है। ये तीनों मिला के अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, ABC में रिलेशन और यूनिट सेल कौन कौन सी है। ठीक है, अगला देखिए CaSO4 होगा इसका एक एग्जाम्पल, एक टिन स्टोन SnO2, एक TiO2, ये इसका एग्जाम्पल है। ऑर्थोरोम्बी के एग्जाम्पल की बात करूं तो BaSO4, KNO3 और सल्फर है कौन सा वाला? रोम्बिक सल्फर। कौन सा सल्फर? रोम्बिक सल्फर। इसकी बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे अपन कैल्साइट भी बोलते हैं और HgS जिसे अपन सिनेबार भी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा एक तो ग्रेफाइट, किसका? हेक्सागोनल यूनिट सेल का, एक ZnO और एक कैडमियम सल्फाइड। मोनोक्लिनिक की बात करें तो सल्फर होगा। सल्फर के मालूम है ना 3 एलोट्रोप होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और
प्लास्टिक सल्फर Na2SO4 डॉट 10H2O, इसका नाम मालूम बेटा Na2SO4 डॉट 10H2O का ग्लोबल सॉल्ट है। ग्लोबल सॉल्ट। और लास्ट बात करें ट्राइक्लिनिक की तो K2Cr2O7 और CuSO4.5H2 जिसका पहले नाम बता चुका हूं, नीला तोता या ब्लू विट्रियोल होता है। आ रही बात समझ में? ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके? 3D लैटिस के। किसके एग्जाम्पल हो गए सारे? 3D लैटिस के। चलो आगे चल। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, क्योंकि अपने डिटेल स्टडी किसकी है? क्यूबिक सिस्टम की। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम का आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो पहले क्यूबिक सिस्टम बना लो। क्यूबिक बनता कैसे है? क्यूब बनता है, देखो इधर एक स्क्वायर बनाओ, ये लो, दूसरा स्क्वायर बनाओ, ये लो, आपस में ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया? क्यूबिक सिस्टम बन गया। बन गया क्यूबिक सिस्टम। आप अपने रूम को क्यूब कंसीडर कर सकते हो। अपना जो रूम होता है उसको क्या कंसीडर कर सकते हो? क्यूब कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये जो होते हैं ये कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर आ गए? 8। तो पहला पॉइंट ये है कि क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर कितने होते हैं? 8। सेकेंड नंबर पॉइंट, भुजाएं कितनी होती है? एज कितनी होगी? भुजाएं कौन सी होती है? ये वाली भुजाएं, 1 2 3 4 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी भुजाएं होगी? 12। थर्ड नंबर, कितने फेस होते हैं? फलक कितने होते हैं? ठीक है, कितने फेस होते हैं? अगर आप अपने रूम में बात करते हो, मैं यहां खड़ा हूं तो एक ही है, ये वाली दीवार फेस है। एक इस साइड में दीवार है 2, एक इस साइड में दीवार है 3, एक सामने वाली दीवार है 4, एक छत है 5 और एक फर्श है 6। 6 फेस होते हैं हमेशा क्यूब के अंदर। कौन कौन से फेस है? 1 2 3 4 5 और 6। अब बोर्ड पे बनाया इसलिए 5 और 6। ये देखो स्क्वायर बाहर आया हुआ है, ये पीछे वाला स्क्वायर है, तो एक फ्रंट वाले स्क्वायर का और एक पीछे वाले स्क्वायर का। तभी तो मैंने इसलिए आपको काउंट करके ऐसे सिखाया। एक ये रहा मेरे बोर्ड के पीछे, एक सामने वाली दीवार 2, ये 3, इधर 4, बॉटम 5 और टॉप 6। 6 फलक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, बॉडी डायगोनल कितने होंगे? काय विकर्ण। बॉडी डायगोनल कितने होंगे? काय विकर्ण, जो बॉडी के सेंटर से पास होके जाते हैं। बॉडी के सेंटर से पास होके जाता है, जैसे ये वाला काय विकर्ण एक। तो देखो, अगर मैं 2 कॉर्नर को मिलाता हूं तो एक बॉडी सेंटर बनता है। कैसे? सुने बात को, आप ये जो दीवार ले रहे हो बेटा, ये थोड़ा सॉलिड स्टेट जो है ना, वो लाइव में जितना इंटरेक्शन, मतलब फेस टू फेस जितना इंटरेक्शन हो पाता है ना, उतना इंटरेक्शन मैं ये मान के चलूंगा इसमें नहीं हो पाएगा वीडियो के अंदर।
ठीक है, तो भी मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो फिर एटलीस्ट रिजल्ट याद रख ले, जिससे आपका काम तो मैं चलवा दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं होने देंगे। सुने बात को, आपको इनको प्रैक्टिस देखना है कि हाँ रियलिटी में ऐसा रिजल्ट बनता है या नहीं बनता, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। सुने बात को ढंग से, ये जो दीवार है ना, इसका कॉर्नर पकड़ लेना ऊपर वाला, आ रही बात समझ में, कॉर्नर पकड़ लो वो कॉर्नर, और जो सामने वाली दीवार है ना उसका इस साइड वाला, दो इसका तो मैंने लिया इधर लेफ्ट, और उस दीवार का लेना राइट, और बॉटम कॉर्नर लेना ना, इनको अगर आपस में ऐसे मिलाओगे ना तो ऐसा तिरछा एक विकर्ण जाएगा, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल हुआ ऐसा, एक ऐसा ले लूंगा, दो, बोलो दो, एक उधर के नीचे से ले ले, नीचे से ऊपर ऐसे, तीन, अब मैंने ऐसे ऊपर से लिया तो एक ऐसे नीचे से ले ले, चार। कितने बॉडी डायगोनल होंगे, चार होंगे, काय विकर्ण चार होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्यूबिक सिस्टम है, तो क्यूबिक सिस्टम है तो एक बात ये भी कंफर्म हो गई कि इसके अंदर ए बराबर बी बराबर सी होगा, ठीक है, और अल्फा बीटा और गामा बराबर होगा, और वो भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, बोलो भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फलक विकर्ण की लंबाई, फलक विकर्ण की लंबाई, ये इसका फेस डायगोनल है, कौन सा वाला, ये वाला, ये डॉटेड बना रहा हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, अगर ये भी ए है ये भी ए है तो ये √2a हो जाएगा, तो फलक विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है √2a। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, काय विकर्ण की लंबाई, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, काय विकर्ण की कितनी लंबाई होगी, बॉडी डायगोनल की कितनी लंबाई होगी। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ देखें, आप एक काम करो ना, ये ए हो ही चुका है, ये फेस डायगोनल है तो √2a हो गया, और इसकी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कितनी बनेगी, √3a, कितनी बन जाएगी, √3a बन जाएगी, ठीक है। बात क्लियर सारी है, हटा दूं अब इनको। चलो मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया बेटा, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है, ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, ये 3 नंबर पॉइंट है, ये 4 नंबर है, ये 5th नंबर है, ये 6th नंबर है, ये 7 नंबर है, और ये 8 नंबर पॉइंट है। मेरा अगला पॉइंट जो आने वाला है, अगला पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है, पॉइंट 1 से अन्य बिंदुओं की दूरी कितनी कितनी होगी। मैं कहूंगा ए दूरी पर, दो ए डिस्टेंस पे कौन कौन है, ये ए डिस्टेंस है, ये वाली भी ए है, और ये वाली भी ए है, भुजा की लंबाई तो कितने पॉइंट हो गए, 3। √2a पे, √2a ये रही एक, √2a 2, और √2a 3, ठीक है। और बात करूं √3a की, तो वो है ए की पॉइंट है, तो ए पे कौन कौन से पॉइंट थे, 2 3 5, 3 पे मतलब √2a पे कौन कौन से पॉइंट थे, 4 6 और 7, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, 8, ठीक है। बात बोलो, अब मैं यहां से एक पॉइंट लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी बहुत हेल्प करेगा। किसी बिंदु से ए दूरी पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, पार्टिकल की संख्या कितनी होगी। तो सुने बात को ढंग से, 1 है 2 है और 3 है, मैंने कहा 3 नहीं आगे और है, एक इधर भी तो होगा, मैं देख थोड़ी ना हूं, 4, एक इधर भी तो होगा 5, एक इधर भी तो होगा 6, कितने पॉइंट हो गए, 6। इसी टाइप से किसी बिंदु से √2a दूरी पर कितने बिंदु होंगे। अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है,
मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां एक्सप्लेन करना बेटा बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है ना, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रूट ये 12 हो जाएंगे। और किसी बिंदु से जो है √3a पे कितने पॉइंट होंगे, वो हो जाएंगे अपने 8। कितने पॉइंट हो जाएंगे? 8। अब ये जो आप लिख रहे हो a दूरी, इसकी जगह a/2 लिखोगे तो भी सेम आएगा, √2a डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी सेम आएगा, और √3a डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी बिंदुओं की संख्या क्या आएगी? सेम आएगी। तो एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में पहला पॉइंट हो गया जनरल इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्लास में आते ही बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की, सममिति के तत्वों की, और फिर 5 आपको एनालिसिस और करवा के फिर उनसे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक करना, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।